हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने बात किया था किस पे, कोलार्स लॉ पे। आपको याद होगा कि हमने जो है लास्ट में जो है डिस्कशन किया था किसका, लास्ट में डिस्कशन किया था मोबिलिटी का। और मोबिलिटी में जो है हमने आपको बताया था कि H प्लस और OH माइनस आयन छोटा आयन होने के बाद भी जो है उनकी मोबिलिटी जो है एक्वस मीडियम में बहुत ज़्यादा होती है। उसका हमने लॉजिकली जो एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि क्यों ज़्यादा होती है। अब क्या है कि इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस का, उसमें इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और आज जो है इसी जो हमारा एसिड बेस का टाइट्रेशन है इसी को हमें डिस्कस करना है। अब इसमें जो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक्चुअली हमें करना क्या है कि कंडक्टेंस के बेसिस पे जो है इक्विवेलेंस पॉइंट को जस्टिफाई करना है। वर्ड्स पे फोकस करना है हमेशा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें जो है इक्विवेलेंस पॉइंट को, मतलब जहां पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा उस पॉइंट को जो हमें कंडक्टेंस के बेसिस पे डिफाइन करना है। अब देखो इसमें जो है हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस केस की, कि हम जो है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे मोनोबेसिक और मोनो एसिडिक होंगे, क्योंकि जनरली इसी तरीके जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो है हमसे पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं HCl वर्सेस NaOH। परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है HCl का, और इस HCl के सॉल्यूशन में जो है आप ऐड कर रहे हो किसको, NaOH को। तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नली NaOH को ऐड किया जा रहा है और यहाँ इस पर्टिकुलर बीकर में जो है आपको HCl का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए कि किस तरीके की जो है रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। रिएक्शन इनके बीच में क्या होगी कि जब HCl रिएक्ट करेगा किससे, NaOH से, तो HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा जो है फॉर्मेशन करेगा किसका, NaCl का प्लस H2O का। अब क्या है कि सिंपल सी बात है कि शुरुआत में जब तक टाइट्रेशन 100% नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर लेते, उस सिचुएशन में देखो कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये बाहर से ऐड हो रहा है। तो अगर ये बाहर से ऐड हो रहा है तो शुरुआत में ये HCl सॉल्यूशन के अंदर था, तो HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे दो आयन होंगे H प्लस और Cl माइनस। अब इस H प्लस और Cl माइनस में जैसे NaOH ऐड हुआ, ठीक है, तो इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, मतलब इसको कंज्यूम कर लिया। अब इसको जैसे ही ये ऐड हुआ है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए और सॉल्यूशन का HCl कंज्यूम हो गया। HCl कंज्यूम हो गया तो HCl के कंज्यूम होके जो है रिजल्टेड हमको क्या मिला, NaCl, क्योंकि ये तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है और ये जो है इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है पावरफुल। तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रोलाइट था HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किस में कन्वर्ट हो गया आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, NaCl इलेक्ट्रोलाइट में। अब NaCl और HCl में क्लियर कट दिख रहा है कि हमको Cl माइनस तो सेम है, लेकिन H प्लस जो है रिप्लेस हो गया किससे, Na प्लस से। मतलब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, जब तक 100% टाइट्रेशन या इनके बीच में जो है रिएक्शन नहीं होती, तब तक की सिचुएशन ऐसी होगी कि HCl जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में। और यहाँ पे Cl तो सेम है लेकिन H प्लस जो है Na प्लस से रिप्लेस हो जा रहा है। अब H प्लस की जो कंडक्टेंस है तो बहुत हाई होती थी, लेकिन Na प्लस की कंडक्टेंस क्या कम होगी, क्योंकि हम जो है एक फास्ट मूविंग आयन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, स्लो मूविंग आयन से। मतलब H प्लस जो है इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस। क्लियर है, तो H प्लस को हम Na प्लस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है कि कंडक्टेंस जो है बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि H प्लस जो है कंज्यूम होता चला जा रहा है। जब तक जो है ये 100% टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ऐसा होता रहेगा, मतलब कंडक्टेंस घटती रहेगी। तो अगर हम इस कर्व को अब ड्रॉ करने की बात करें कि किस तरीके का जो है हमें ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन मिलेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पे जो है हम इस पर्टिकुलर वर्टिकल पे जो है हम देखेंगे किसको, कंडक्टेंस के वेरिएशन को। तो कंडक्टेंस जो है यहाँ पे देख रहे हैं वर्टिकली, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि शुरुआत में जो है कंडक्टेंस हाई होगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे NaOH को ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस ये जो है कंडक्टेंस घटेगी। और कब तक घटेगी, जब तक कि जो है ये कंप्लीट टाइट्रेशन नहीं हो जाता, मतलब कि इक्विवेलेंस पॉइंट हमें जब मिलेगा तब तक। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है।
अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है जब अचीव हो गया तो उसके बियॉन्ड भी जब NaOH को ऐड करना जो है कंटिन्यू रखोगे तो फिर क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगी, उसके दो रीजन है। एक तो ये कि जब NaOH हुआ तो अब जो है सॉल्यूशन में कौन एंटर किए, Na+ और OH-, और OH- जो है एक फास्ट मूविंग आयन है, तो इसका मतलब अब जो है वो कंडक्टेंस को बढ़ाएगा। दूसरा ये भी रीजन है कि अब जो है यहाँ पे साफ साफ है कि HCl पूरा कंज्यूम हो चुका है और वो जो है किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NaCl में। तो अब जो NaOH ऐड हो रहा है, ठीक है, वो जो है अब आयंस की संख्या भी बढ़ाएगा। जब तक रिएक्शन हो रही थी तब तक आयंस की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि ये दो आयन जो है इस दो आयन में कन्वर्ट हो जा रहे थे रिएक्शन के बाद। लेकिन अब आयंस की संख्या बढ़ेगी क्योंकि अब टाइट्रेशन हो चुका था और अब NaOH जब ऐड होगा तो NaCl पहले से ही है, अब NaOH भी आ गया, इसका मतलब अल्टीमेटली जो है OH- आयन भी ऐड हो रहा है, तो कंडक्टेंस जो है अब इंक्रीज होने लगेगी। तो हमें जो है कुछ इस तरीके का कर्व अब मिलेगा। तो ये जो दिख रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ शुरुआत में कंडक्टेंस तब तक घटेगी जब तक कि पूरे का पूरा H+ आयन कंज्यूम नहीं हो जा रहा, और यहाँ पे जहाँ पे मिनिमा हिट कर रहा है यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, मतलब HCl पूरा कंज्यूम हो चुका है। इसके बाद जो बेस ऐड हुआ है उसी के ऐड होने की वजह से कंडक्टेंस फर्दर क्या है, बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि Na+ और OH- आयन सॉल्यूशन में अब एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो है फर्स्ट कर्व था किसके लिए, फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इस कर्व को देख के जो है आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो किसको, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि अगर जो है इसमें बेस ले लो, सॉरी जैसे इसमें एसिड को ले लो और यहाँ पे जो है बेस को ले लो, जैसे इसमें हमने लिया, इसकी जगह आप बेस ले लो और यहाँ पे एसिड ले लो, तो कर्व किससे एग्जैक्टली वैसी आएगी, मतलब वो एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, बस सिचुएशन जो है उसकी अपोजिट हो जाएगी कि हम जो है टाइट्रेशन करेंगे किसका, उसमें जो है बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं किससे, एसिड से। क्लियर है। अब देखो इसके बाद सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। तो सेकंड सिचुएशन है जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे किसका, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की सिचुएशन को जो है हमें सेकंड सिचुएशन में डिस्कस करना है कि किस तरीके का जो है हमें बिहेवियर मिलने वाला है। अब ये तो हमें इस तरीके का मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे जो है इसको तो हटा देते हैं। अब देखिए कर्व में जो है हमें क्या मिलेगा, ये कंडक्टेंस है, अब यहाँ पे देखो कि इस पर्टिकुलर जो है केस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल ये होगा कि अगर हम CH3COH को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, NaOH से, मतलब CH3COH वर्सेस NaOH की बात हो रही है। अब इस सिचुएशन में सिंपल सा है कि सेम कंडीशन है कि हमारे पास एक वीकर दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर वीकर में जो है हमें किसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में जो है एक्सटर्नली हम किसको ऐड कर रहे हैं, NaOH को ऐड कर रहे हैं। अब देखो NaOH को ऐड कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है होगा क्या, तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं कि यार इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होने वाली है। तो रिएक्शन ये होगी कि CH3COH जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये जो है बनाएगा किसको, CH3CONa प्लस H2O। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने की जब हम बात करेंगे तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा, मतलब लॉजिक क्या होगा। अब देखो CH3COH जो है वो क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। अब अगर ये वीक एसिड तो इसका मतलब कि इससे जो H+ आयन होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इनिशियली बात कर रहे हैं, उसकी जो है अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब NaOH जब शुरुआत में ऐड होगा तो जो भी थोड़ा बहुत H+ था सबसे पहले वो उसको कंज्यूम करेगा, तो उसकी वजह से क्या है, वो एक स्लाइटली डिक्रीज हमें नजर आएगा, शार्प डिक्रीज नजर आएगा। लेकिन हाँ जब वो H+ आयन कंज्यूम हो गया पूरी तरीके से तो उसके बाद क्या है कि कंडक्टेंस जो है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कंडक्टेंस, क्योंकि उसमें क्या है कि CH3COH की अगर हम बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या होगा, अनडिसोशिएटेड होगा। तो अनडिसोशिएटेड जो पार्ट होगा उसको जो है फोर्सली आयनाइज कौन करेगा, NaOH। मतलब कि जब एक बार डिसोशिएटेड पार्ट कंज्यूम हो चुका है लेकिन उसके बाद भी NaOH ऐड हो रहा है तो फिर जो है ये NaOH जो है किससे रिएक्ट करेगा, अनडिसोशिएटेड पार्ट से। और जब ये अनडिसोशिएटेड पार्ट से रिएक्ट करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में। मतलब जो 100% आयनाइज हो रही है इसका मतलब कि जो है अनडिसोशिएटेड पार्ट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, डिसोशिएटेड सॉल्ट में। मतलब इन पर्टिकुलर जो है हमारा जो सॉल्ट है CH3CO और Na,
मतलब आयंस की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि ये अनडिसोशिएटेड था, लेकिन NaOH ने रिएक्ट करके जो है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक डिसोशिएटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज जो है हमको ग्राफ में ऑब्जर्व भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है देखो ग्राफ कैसा आएगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे एक तो मैं बता दूं एक हॉकी शेप का ग्राफ आएगा। अब कैसे कि शुरुआत में जो है हल्का घटेगा। अब मैंने बताया हल्का क्यों घट रहा है, तो हल्का इसलिए घट रहा है क्योंकि जो है जो H+ आयन इसने थोड़ा बहुत दिया था पहले वो कंज्यूम होगा, और H+ आयन जो है सिमिलरली जो है किससे रिप्लेस हो रहा है, इस पर्टिकुलर आयन से Na+ से। तो Na+ जो है एक स्लो मूविंग आयन और H+ क्या एक फास्ट मूविंग आयन है, तो इसलिए जो है शुरुआत में एक शार्प डिक्रीज हमें नजर आ रहा है। लेकिन हाँ उसके बाद जो है ये बढ़ रहा है क्योंकि आयंस की संख्या क्या बढ़ रही है। अब देखो यहां पे ये स्मूथली जो है एक नॉर्मल ट्रेंड में बढ़ता रहेगा जब तक कि ये पूरा अनडिसोशिएटेड पार्ट कंज्यूम ना हो जाए। अब देखो जैसे ही अनडिसोशिएटेड पार्ट पूरा कंज्यूम हो चुका है, सॉल्ट में बदल गया है, इसके बाद क्या होगा कि अब जो है ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा कौन, NaOH, और NaOH की वजह से अब सॉल्यूशन में कौन एंटर कर जाएगा, OH- आयन। तो एक तो OH- आयन भी एंटर कर रहा है, दूसरा आयंस की संख्या भी बढ़ रही है, तो फिर हमें एक शार्प इंक्रीज नजर आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। मतलब यही जो है एग्जैक्टली हमारा क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। अब यहाँ पे जो है इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है हम किसके अगेंस्ट कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड की बात हो रही है। अब देखो इस पर्टिकुलर डिक्लाइन का, ये जो हमें जो है शुरुआत में जो डिक्लाइन नजर आ रहा है, इसका जो है एक रीजन और देख सकते हो, वो कैसे, क्योंकि शुरू में जब हम बात करेंगे तो एक बफर कंडीशन बनेगी, मतलब जो डिसोशिएटेड वाला हिस्सा था वो जो है फर्दर सप्रेस्ड होगा। फर्दर सप्रेस्ड क्यों होगा, जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से बात करें तो सॉल्यूशन में दो पर्टिकुलर सबस्टांस है कि CH3COH है और प्लस CH3CONA है। आपको याद है कि एक सिचुएशन हमने जो है पढ़ी थी, इसी चैप्टर में भी पढ़ी थी, बफर की कंडीशन है ये। तो अगर ये बफर की कंडीशन है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों के बीच में एक आयन कॉमन है, और कौन सा कॉमन आयन है, CH3CO-। और ये कॉमन आयन जो है हमें किससे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ये। मतलब कि ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को क्या फर्दर सप्रेस्ड कर देगा। मतलब सिंपली जो है यहाँ पे जो है हमें जो डिक्रीज नजर आ रहा है उसका ये भी एक कारण है कि जो आयनाइजेशन था उसको भी जो है सप्रेस्ड कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली हमें नजर आ रहा है कि क्यों इस तरीके का कर्व आ रहा है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, किस तरीके की शेप है, हॉकी टाइप शेप है, तो ये कर्व जो है हॉकी शेप में जो है आपको नजर आएगा। तो ये जो है हमारा टाइट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था कंडक्टोमेट्रिक, वो किसके लिए था, जब हम वीक एसिड को टाइट्रेट करवा रहे हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब अगर हम इसको फ्लिप कर दें, मतलब इसको अपोजिट जो है चेंज कर दें, तो उस सिचुएशन में देखो क्या होगा। तो उस सिचुएशन को जो है आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो है कर्व की शेप क्या होगी, सेम होगी। वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे कि इनके लिए भी जो है कुछ इसी कंडीशन आएगी। तो अगर जो है अब हम यहाँ पे ये चेंजेस कर दें, मतलब कि अब जो है हम वीक बेस ले लें और इसको जो है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट करवाएं। एग्जाम्पल आप आसानी से सोच सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं NH4OH को जो है मैं टाइट्रेट करवा रहा हूँ किससे, HCl से। ठीक है भाई। अब जो है इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हम ऐड करने हैं एक्सटर्नली किसको, HCl को, और सॉल्यूशन में जो है अंदर क्या है, NH4OH है। अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, कि किस तरीके की रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि कर्व की शेप तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें रिएक्शन क्या होगी उसको भी समझ लेते हैं। तो रिएक्शन एग्जैक्टली ये होगी कि NH4OH जो है जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, जो है फॉर्मेशन करेगा किसका, NH4Cl का और प्लस H2O का। अब देखो क्लियर कट है, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी जो है ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट बन रही है, ठीक है, ये सॉल्ट जो है शुरुआत में जब बन रही है तो ये जो OH- आयन था, जो फास्ट मूविंग आयन था, ये किससे रिप्लेस हो रहा है, इस पर्टिकुलर जो है आयन से। मतलब OH- आयन को कौन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, सो हाँ OH- आयन को जो है कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, Cl- आयन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे Cl- आयन है क्योंकि NH4 प्लस तो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो है OH- आयन रिप्लेस्ड बाय Cl- आयन। अब ये सिचुएशन हमें हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, तो ध्यान देना कि यहाँ पे OH- आयन जो भी थोड़ा बहुत इसके आयनाइजेशन की वजह से था स्टार्टिंग में, ये सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे CH3COH के लिए हमने डेवलप किया था कि वहाँ थोड़ा सा H+ था किसकी वजह से,
उस वीक एसिड की वजह से। वैसे यहाँ थोड़ा सा OH माइनस आयन होगा किससे, इस वीक बेस की वजह से। अब देखो इस वीक बेस की वजह से थोड़ा सा जो OH माइनस आयन है जब ये कंज्यूम होगा तब एक स्लाइड डिक्रीज होगा, वही हमें नजर आ रहा है कि स्लाइड डिक्रीज हो रहा है। उसका दूसरा कारण जो है बफर केस भी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है दो तरीके के सबस्टांस हैं। जैसे हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कराया कि NH4OH और NH4Cl, तो इनके बीच में बफर कंडीशन हो गई। और बफर कंडीशन में पता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो कॉमन आयन है ये NH4+, ये मेनली किससे मिलेगा, इस पर्टिकुलर से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इसका आयनाइजेशन फर्दर क्या सप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार जब इसका जो आयनाइज्ड पार्ट है वो कंज्यूम हो गया, जैसे कि हमने पिछली बार बोला था, तो जो अनआयनाइज्ड होगा या अनडिसोशिएटेड होगा, तो अनडिसोशिएटेड जो पोर्शन होगा किसका, अनडिसोशिएटेड NH4OH, फिर जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम सिचुएशन है कि ये अनडिसोशिएटेड पार्ट कन्वर्ट होगा किसमें, डिसोशिएटेड सॉल्ट में। तो जब ऐसा होगा तो आयंस की संख्या बढ़ेगी, तो डेफिनेट सी बात है कि कंडक्टेंस बढ़नी स्टार्ट हुई। और जब तक जो है 100% टाइट्रेशन होगा तब तक कंडक्टेंस बढ़ती रहेगी। लेकिन हाँ, उस पॉइंट के बाद जो है हमें एक स्लाइड जो है जंप नजर आ रही है, ठीक है, यहां से स्लोप चेंज हो रहा है, क्लियर कट। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो है सॉल्यूशन में कौन एंटर करेगा, H+ और Cl-, मतलब आयंस की संख्या भी बढ़ी, लेकिन आयंस की संख्या के साथ साथ जो है H+ भी जो है एंटर कर गया, जो क्या है, फास्ट मूविंग आयन है, मतलब कंडक्टेंस जो है बढ़ जाएगी। तो ग्राफ जो है वंस अगेन उसी तरीके का आएगा, हॉकी शेप का। बस जो है हमने चीजें जो है ऑल्टर कर दी। अब जो है हम वीक बेस को टाइट्रेट करा रहे हैं किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये तीसरी सिचुएशन थी हमारी, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी, क्लियर है। तो अब जो है हमने 3 केसेस को डिस्कस कर लिया। अब जो है हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, कि फोर्थ कंडीशन में जो है हमें किस तरीके का कर्व मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन में जो है हम बात करेंगे जिसमें कि हमें एक ऐसे केस को डिस्कस करना होगा कि हमने जो है ले रखा है किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को, और उसको जो है हम वीक बेस से टाइट्रेट करवा रहे हैं, फोर्थ कंडीशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि यही जो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल लिखा है इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं। मतलब पहले जो है हम HCl को एक्सटर्नली ऐड कर रहे थे, यहाँ पे NH4OH को एक्सटर्नली ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर वीकर है, रिएक्शन तो एग्जैक्टली वही रहेगी, लेकिन इसमें कोर्स बदल गया, रिएक्शन का होने का तरीका बदल गया। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में HCl, एक्सटर्नली कौन ऐड हो रहा है, NH4OH ऐड हो रहा है, ठीक है भाई। अब देखो रिएक्शन तो सेम है कि HCl की जब रिएक्शन कराएंगे किससे, NH4OH से, तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मेशन करेगा किसका, NH4Cl का और प्लस H2O का। अब देखो सेम चीज है कि यहाँ पे जो है ये एक्सटर्नली ऐड हो रहा है, तो चाहे ये डिसोशिएट हो चाहे डिसोशिएट ना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, चाहे डिसोशिएट हो चाहे ना हो, ठीक है, जो ऐड हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, वो उससे रिएक्ट कर ही लेगा। तो अगर वो उससे रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट है जो कि सॉल्यूशन के अंदर था, इसके साथ रिएक्ट करने से जो कि एक्सटर्नली ऐड हो रहा है किस में बदल जा रहा है, इस पर्टिकुलर सॉल्ट में। अब इस पर्टिकुलर सॉल्ट में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि Cl- तो सेम है, लेकिन H+ जो है रिप्लेस हो रहा है किससे, NH4+ से। तो H+ जो है अगर रिप्लेस हो जा रहा है NH4+ से, तो लॉजिक तो यार फिर से सेम ही हो गया ना। ये फास्ट मूविंग आयन था, ये स्लो मूविंग आयन है, तो इसका मतलब फास्ट मूविंग आयन किससे रिप्लेस हो गया, स्लो मूविंग आयन से। तो स्लो मूविंग आयन से रिप्लेस हो गया तो कंडक्टेंस क्या घट जाएगी, तो यही चीज है, कंडक्टेंस घटेगी। तो जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं होता तब तक कंडक्टेंस घटती ही रहेगी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि कर्व किस तरीके का होगा तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे जो है हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड, तो वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड, इसकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो है शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि कंडक्टेंस घटेगी, ये थोड़ा जो है डिफरेंट तरीके का है हमारा कर्व। अब इसमें क्या है कि कंडक्टेंस घटी, लेकिन कंडक्टेंस घटने के साथ साथ जो है एक यहाँ पे हमें थोड़ा सा कर्वेचर सा नजर आएगा, ठीक है, उसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो मान लेते हैं कि टाइट्रेशन जो है 100% हो गया, 100% ये कंज्यूम हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, इस पर्टिकुलर सॉल्ट में। लेकिन हाँ, इसके बाद भी जो है हम किसको ऐड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सबस्टांस को। मतलब अब सॉल्यूशन में 2 सबस्टांस है, NH4Cl और NH4OH,
अब देखो ये जो एक्सटर्नली ऐड हो रहा है ये वाला पर्टिकुलर सबस्टेंस टाइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, तो ये तो एक वीक जो है बेस है, तो अगर ये वीक बेस है और ये इसकी सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो कंडीशन किसकी, वफर की, मतलब साफ साफ है कि यार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये जो कॉमन आयन दिख रहा है ये दोनों में जो है ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, कॉमन आयन है, मतलब ये आयन जो है मेनली किससे आएगा, सोल्ट से, मतलब इसको आप ऐड तो कर रहे हो लेकिन इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब नॉर्मली जो होता था वो भी नहीं होगा, मतलब यहां पे इसके ऐड होने से अब फर्दर जो आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जो है आयंस की संख्या जो है जितनी हो सकती थी वो हो चुकी, क्योंकि HCl जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, NH4Cl में। लेकिन हाँ अब आयन बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो सेम क्वांटिटी है, क्योंकि 2 से 2 बन रहा है, लेकिन टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया तो ये जब ऐड होगा तो कुछ ना कुछ आयनाइज्ड होगा, तो OH माइनस आयन जनरेट करेगा, और इसी OH माइनस आयन के जनरेट होने से जो है या H प्लस आयन के NH4 प्लस आयन के जनरेट होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ने वाली है। लेकिन साफ साफ है कि इसका आयनाइजेशन तो बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, तो जब आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा तो इसका मतलब कंडक्टेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो ये जो कर्वेचर के बाद इंक्रीज हमें नज़र आएगा वो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे कांस्टेंट सा ही है, तो ये ऑलमोस्ट जो है पैरेलल सी लाइन आएगी किसके, हॉरिजॉन्टल के। अब देखो ये जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो कर्वेचर सा नज़र आ रहा है हमको, ये कर्वेचर सा इस वजह से नज़र आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर आयन है NH4+ का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो है एक फास्ट मूविंग आयन का फॉर्मेशन करेगा H3O+ का, और इसी वजह से जो है इसकी कंडक्टेंस में ये कर्वेचर नज़र आ रहा है, स्लाइटली जो है यहाँ पे इंक्रीज जो है इसी कारण से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये किसको जनरेट कर रहा है, H3O+ को, तो इसलिए जो है ऐसा नज़र आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो है इसके समवेयर बिटवीन जो है बफर कंडीशन को लगा के अगर हम देखेंगे तो इस कर्वेचर को इस तरीके से जो है हम देखेंगे, और कहीं जो बीच में पॉइंट आएगा वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। तो ये कंडीशन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, क्लियर है। अब देखो ये तो हमारा फोर्थ कंडीशन था, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन की, कि पांचवा जो है सिचुएशन क्या होगा। तो पांचवी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि वीक एसिड को वीक बेस के साथ टाइट्रेट करवाना है। तो वीक एसिड जब वीक बेस के साथ टाइट्रेट होगा तो किस तरीके का जो है हमें कर्व मिलने वाला है उस पे जो है हमें बात करनी है, ठीक है। तो ये जो है इसको हटा देते हैं। अब देखो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, बहुत ही सिंपल सा केस भी है, क्योंकि इसमें जो है आप इसको आसानी से समझ भी सकते हो कि कैसा होने वाला है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल आसानी से जो है क्लियरली साफ साफ है कि हम जो है NH4OH को टाइट्रेट करवाएं किसके साथ, CH3COH के साथ। तो ये जो है पहले तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो रिएक्शन इन्वॉल्व, अब जो है किसी को भी किसमें मिलाओ जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, क्योंकि दोनों ही जो है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनका जो डिसोसिएशन ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल होगा। तो रिएक्शन इन्वॉल्व में जब हम बात करेंगे तो NH4OH जो है वो रिएक्ट करेगा CH3COH के साथ और फॉर्मेशन करेगा किसका, NH4Cl का, और प्लस CH3CO NH4+, और यहाँ पे आ जाएगा H2O, ठीक है। तो H2O बनेगा और ये पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगी वीक एसिड और वीक बेस से। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब दोनों का ही डिसोसिएशन के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, मतलब दोनों से जो H+ और OH- आयन हमें मिलेंगे उनकी जो संख्या होगी वो बहुत ही कम होने वाली है। अब हाँ, जब तक टाइट्रेशन 100% कंप्लीट होगा उसके बाद क्या है कि उसके बाद भी इनमें से चाहे हम इसको ऐड करें चाहे इसको ऐड करें तो ऐड करने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी संख्या मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी रहे हैं टाइट्रेशन के बाद, तब भी जो है इसके डिसोसिएशन से तो आयन हमें मिलेंगे ही नहीं ना, तो बहुत ही कम आयन मिलेंगे। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं मिलेगा। टाइट्रेशन में हल्का फुल्का जो है घटेगी कंडक्टेंस, क्यों? क्योंकि सॉरी, जो थोड़ा बहुत H+ और OH- आयन था वो जो है कम होगा शुरू में, इसलिए वो घटेगी, लेकिन फिर जो है वो हल्का सा बढ़ेगी, क्योंकि फर्दर जब हम ऐड करेंगे इनमें से किसी को भी तो वो जो है फिर से उसको जो है स्लाइटली इंक्रीज कर देगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके की शेप आती है, ऐसी शेप आती है। तो ऐसी शेप होने का पर्टिकुलर रीजन बहुत सिंपल है
क्योंकि शुरुआत में जो है हल्का फुल्का जो घट रहा है इस वजह से घट रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत H प्लस OH माइनस आयन था वो कंज्यूम हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद फिर से जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ये थोड़ा सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो है फिर से जो हमने इस वीक एसिड या बेस को ऐड किया है उससे थोड़ा बहुत जो है आयनाइजेशन हुआ होगा और H प्लस और OH माइनस आयन की संख्या बढ़ी होगी, या इनफैक्ट टोटल आयंस की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब जिसको भी एक दूसरे से टाइट्रेट कर रहे हैं, और ये जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा जो है सिचुएशन था किसका, फिफ्थ केस का, कि हमें जो है इस तरीके का बिहेवियर मिल रहा था। अब जो है हम बात करते हैं सिक्स्थ कंडीशन की, कि सिक्स्थ कंडीशन में जो है किस तरीके का हमें जो है बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, तो अब सिक्स्थ कंडीशन को देख लेते हैं। तो सिक्स्थ कंडीशन में जो है हमें डिस्कस करना है, एक्चुअल में यहाँ पे सिक्स्थ कंडीशन में हम एक से ज़्यादा एसिड्स के साथ जो है टाइट्रेशन को डील करने वाले हैं। तो अब जो है हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस का जो है कॉम्बिनेशन है, और इसको जो है हम टाइट्रेट करवा रहे हैं वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये भी जो एक सिचुएशन है जिसके बारे में जो है हमसे कई बार क्वेश्चंस या ग्राफ जो है पूछ लिया था कि किस तरीके का ग्राफ होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH3COH प्लस HCl है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम टाइट्रेट करवा रहे हैं किससे, NaOH से। तो रिएक्शन तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हमें पता है कि इनके साथ किस तरीके की रिएक्शन होगी। लेकिन हाँ, फिर भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो H प्लस होगा, H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, उसको जो है आपको क्या लगता है कि किससे मिलने वाला है H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। अब देखो दोनों में H प्लस कॉमन आयन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है। इसका मतलब साफ साफ है कि H प्लस आयन जो है जो भी सॉल्यूशन में होगा वो पूरा जो है वो किसकी वजह से होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। मतलब इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन जो है टेंड्स टू होगा 0। मतलब जब हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी H प्लस आयन शुरुआत में रिप्लेस हो रहा है किससे, Na प्लस से। वो इसलिए क्योंकि जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन में चाहे आप किसी के भी लिए रिएक्शन लिखो, कि ऐसे ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में कॉन्सेप्ट वही है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम जो है एक्सटर्नल एडिशन कर रहे हैं, कि हमारे पास जो है एक मिक्सचर था इन दोनों का HCl प्लस CH3COH का, और इसके जो है मिक्सचर में एक्सटर्नली कौन ऐड हो रहा है, NaOH ऐड हो रहा है। तो जब एक्सटर्नली ऐड हो रहा था, सिंपल सी बात है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस सबस्टांस को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, इस सबस्टांस से। ये आयन तो सेम है दोनों में, क्लियर कट दिख रहा है। तो H प्लस रिप्लेस हो रहा है किससे, Na प्लस से। मतलब जो H प्लस जो है रिप्लेस हो रहा है Na प्लस से, तो हमें साफ साफ पता है कि H प्लस एक फास्ट मूविंग आयन है, Na प्लस एक स्लो मूविंग आयन है। तो वंस अगेन लॉजिक सेम है कि कंडक्टेंस घट जाएगी, और जब तक घटेगी जब तक कि जो है टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है किस तरीके का लॉजिक होगा वो हम ग्राफ से समझ लेते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ठीक है कंडक्टेंस का सेम है कि कंडक्टेंस हम जो है किस पे ले रहे हैं, y एक्सिस पे, और यहाँ पे जो है हम वॉल्यूम ऑफ NaOH को ले रहे हैं x एक्सिस पे। अब देखो शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि H प्लस जो है पूरा किसकी वजह से, HCl की वजह से। इसका मतलब कि शुरुआत में जो है टाइट्रेशन जो है डोमिनेटली किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और H प्लस के घटने की वजह से कंडक्टेंस भी जो है वो शार्पली घटेगी। मतलब ये जो है हमारा पॉइंट जो है ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पे हम V1 वॉल्यूम लिख लेते हैं NaOH के लिए। और ये इक्विवेलेंस पॉइंट जो है एक्चुअल में किसके लिए आएगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा किसके लिए, HCl के लिए, कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन हो रहा है यहाँ तक। अब क्या है कि जब ऐसा हो गया, ये कंज्यूम हो गया, लेकिन अब भी NaOH ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब एसिड नहीं है सॉल्यूशन में, डेफिनेटली एसिड है, क्योंकि अगर ये कंज्यूम हो चुका है तो अब रिएक्शन क्या होगी, तो अब रिएक्शन ये होगी कि जो CH3COH था, और यहाँ पे एक चीज लिखना स्पेसिफाइड है कि ये अनडिसोशिएटेड होगा, अनआयनाइज्ड होगा,
क्यों? क्योंकि ये तो जो है H प्लस आयन देगा नहीं, तो ये जो अनडिसोशिएटेड है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके जो है बनाएगा किसको? CH3CO Na और प्लस H2O। अब देखो क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है कि ये जब इसके साथ रिएक्ट हो रहा तो सॉल्यूशन में पहले एक अनडिसोशिएटेड सब्सटेंस था, वो तो कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि वो अनडिसोशिएटेड था, लेकिन रिएक्शन करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक डिसोशिएटेड सॉल्ट में। तो मतलब अब आयंस की संख्या बढ़ गई, मतलब जब ये रिएक्ट करेगा वीक एसिड तो आयंस की संख्या बढ़ जाएगी। तो आयंस की संख्या बढ़ने से अब कंडक्टेंस क्या है? स्लाइटली बढ़ेगी, क्योंकि ये जो आयंस है फिर ये कंडक्टेंस में जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसका मतलब अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमें चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये हमारा सेकंड टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट होगा जिससे वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो ये भी एक इक्विवेलेंस पॉइंट है, लेकिन ये किसके लिए है? ये किसके लिए होगा? ये होगा वीक एसिड के लिए, ये जो पर्टिकुलर हाफ हमें दिख रहा है, ठीक है भाई। तो अब देखो कि यहाँ पे जब इस पॉइंट पे पहुंचे मतलब पूरा वीक एसिड कंज्यूम हो चुका है। अब पूरा वीक एसिड कंज्यूम हो चुका है, इसका मतलब दोनों एसिड खत्म हो गए, अब जो है NaOH ऐड हो रहा है फर्दर। तो सिंपल सी सिचुएशन है, NaOH ऐड हो रहा है तो OH माइनस आयन बढ़ रहा होगा। OH माइनस आयन अगर बढ़ रहा है, Na प्लस भी बढ़ रहा है, तो आयंस की संख्या भी बढ़ रही है एक तो, क्योंकि हम जो है अब एक्सटर्नली जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी सिचुएशन हो गई। और दूसरा उसमें OH माइनस आयन भी फास्ट मूविंग आयन, इसका मतलब कंडक्टेंस अब शार्पली जो है इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व हमें इसके आगे नजर आएगा। तो क्लियर कट है कि हमें जो है किस तरीके का कर्व यहाँ पे नजर आने वाला है। तो ये जो है हमारा टाइट्रेशन का कर्व होगा जब हम एक वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करवा रहे हैं। और ऐसा ही जो है ऑल्टरनेटिव आप जो है कर्व बना सकते हैं जिसमें हम वीक बेस को ले, स्ट्रॉन्ग बेस को ले और उसको टाइट्रेट कराएं किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। ऐसा ही शेप आएगा उसका भी, बस जो है यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे हो जाएगा वीक बेस, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये किसकी है? स्ट्रॉन्ग बेस की है। क्लियर है भाई? अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो कि हमारा 7th सिचुएशन है, जो कि IIT से बिलोंग करता है और नीट से भी बिलोंग करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो उस केस को हम जो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो उस पर्टिकुलर केस में हम करने क्या वाले हैं, तो उसमें जो है हमें दो सॉल्ट को जो है एक दूसरे के साथ मिक्स करना है और देखना है कि कैसा जो है कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम कर्व आएगा। तो केस जो हमारा 7th केस है, तो 7th केस है व्हेन KCl react with AgNO3, ठीक है। तो ये जो है हमारा 7th केस है, मतलब हमारे पास एक बीकर में जो है क्या हुआ है, मतलब क्या मिला हुआ है? KCl मिला हुआ है, और हम एक्सटर्नली जो है ऐड कर रहे हैं किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। तो सिल्वर नाइट्रेट को एक्सटर्नली ऐड करेंगे तो पहले तो यार रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन ये कि जब KCl रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे जो है ये बनाएगा किसको? AgCl, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो है ये बनेगा KNO3 एक्वस। मतलब साफ साफ है कि ये जो एक्सटर्नली हमने जिस सब्सटेंस को ऐड किया था उसने नंबर ऑफ आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। जैसे हमारी पिछली सिचुएशन थी, टाइट्रेशन होने तक नंबर ऑफ आयंस पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ रहा था अगर वो जो है फुल्ली डिसोसिएटेड है तो, ठीक है। केस को ध्यान रखना है। तो ये जो है कंप्लीटली डिसोसिएटेड सॉल्ट है, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड सॉल्ट है, और ये जो हमारा एक्सटर्नली ऐड हो रहा था ये तो इसके साथ रिएक्ट करके तुरंत जो है एक तो क्या बना दे रहा, एक ऐसी सॉल्ट बना रहा है क्योंकि जो डिसोशिएट नहीं हो रही है, और दूसरी ऐसी सॉल्ट बना रहा है जो डिसोशिएट हो रही है। तो हम इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है किस में रिप्लेस हो गया? इसमें, क्योंकि इसके ऐड होने से आयंस जो है चेंज नहीं हुए, क्योंकि दो आयन जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जा रहे हैं। मतलब इधर भी दो थे, इधर भी दो है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि K तो कॉमन है, Cl माइनस जो है किससे रिप्लेस हो रहा है? NO3 माइनस से। तो Cl माइनस रिप्लेस्ड बाय NO3 माइनस। अब क्या है कि दोनों का साइज ऑलमोस्ट जो है क्या होता है? सेम होता है। ध्यान देना, पॉइंट्स ध्यान देना, दोनों का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से इनकी मोबिलिटी सेम होती है, कंडक्टेंस भी लगभग सेम ही होगी। तो जब आप इसका टाइट्रेशन करवाओगे तो इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पे जो है कंडक्टेंस पे कोई जो है खास चेंजेस नहीं होएगा। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से इसको कंपेयर करेंगे तो जब तक इनके बीच में 100% रिएक्शन होगी तब तक कंडक्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है
IIT JEE में भी और नीट में भी। अब देखो यहाँ पे 100% रिएक्शन हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये 100% रिएक्शन है, मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब टाइट्रेशन जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको फर्दर ऐड करेंगे तो अब तो KCl बचा नहीं है, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट बने। इसका मतलब कि यहाँ पे एक तो ये सबस्टांस हो गया, दूसरा ये हो गया, क्योंकि ये एक्सटर्नली ऐड हो रहा है, तो इसके एक्सटर्नली ऐड होने से क्या, आयंस की संख्या बढ़ गई। अब तो आयंस की संख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि कंडक्टेंस भी क्या बढ़ने लगेगी। तो इस पॉइंट के बाद जो है कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। तो ये जो है हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कर्व तब आएगा जब हम जो है ऐसा टाइट्रेशन करवा रहे जिसमें एक सबस्टांस प्रेसिपिटेट बन रहा है और जो आयंस रिप्लेस हुआ है और नया आयन जो आया है जब उनमें कोई ज़्यादा मोबिलिटी को लेकर डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमको मिल रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, किससे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से बिलोंग करता था। अब देखो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस को ऐड करेंगे और फिर जो है हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे, जिसमें हमें डिस्कशन करना है किस पे, बैटरी के बारे में।